हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली वेटनरी विजडम। दोस्तों, काफ स्टार्टर के लिए मैंने एक पोस्ट किया था अपने यूट्यूब पर कि किस तरीके से काफ स्टार्टर इम्पॉर्टेंट होता है डेयरी फार्मिंग में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये काफ की ग्रोथ को इम्प्रूव करता है, उनके अंदर मोर्टलिटी को कम करता है और ख़ास तौर से हीफर अगर आपको जल्दी तैयार करनी है तो उसमें काफ स्टार्टर का बहुत रोल रहता है। एक बात इम्पॉर्टेंट समझने वाली ये है कि हम अच्छे से अच्छा मतलब जब हम डेयरी फार्म शुरू करते हैं तो हम अच्छी भैंसें या गाय लेकर आते हैं, उनको अच्छे और महंगे सीमेन से कंसीव कराते हैं। गाय को कंसीव कराने में, बफलो को कंसीव कराने में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, रिपीट ब्रीडिंग की प्रॉब्लम होती है और न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस की वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से कभी कभी कंसीव नहीं कर पाती है और करती भी है तो फिर कभी अबॉर्शन हो जाते हैं इन्फेक्शियस कॉजेज़ की वजह से, डेफिशिएंसी कॉजेज़ की वजह से। तो बड़ी मुश्किलों से हमें काफ मिलता है, मतलब जो बछड़ा पैदा होता है या बछिया पैदा होती है वो बहुत मुश्किलों से होती है। तो अगर और जब वो पैदा हो जाती है तो सारा ध्यान उसके बाद फार्मर अपना गाय पे लगा देता है, क्योंकि गाय दूध दे रही होती है और काफ नेगलेक्ट हो जाते हैं। इसी मतलब नेग्लिजेंसी में काफ मोर्टलिटी होती है, काफ डायरिया होने लगता है जब उनकी केयर नहीं की जाती है। तो काफ स्टार्टर इस पूरे मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन बन सकता है काफ मोर्टलिटी को रोकने के लिए। और इतनी मेहनत जो पीछे की गई, जिसमें गाय को प्रेग्नेंट किया गया और वो फिर एक हेल्दी काफ का बर्थ होता है, तो उसे रोकने के लिए, मैनेज करने के लिए काफ स्टार्टर ज़रूरी है। तो ये वीडियो उसी के बारे में है। जो काफ स्टार्टर रहता है ये फर्स्ट ड्राई कंसनट्रेट होता है, मतलब फीड होता है, पहली फीड होता है जो काफ को फीड कराया जाता है। इसे हम यूजुअली 3 से 4 दिन के एज पे देना शुरू कर देते हैं। और शुरू में तो क्या करता है, काफ इसे मतलब निबलिंग करता है, इसे चखता है, अपने मुंह में थोड़ा सा चबाएगा और तो ज़्यादा नहीं खाता है, लेकिन हमें शुरू से इसे देना पड़ता है। 2 मेजर जो शूट आउट्स हैं इसके वो ये रहते हैं, मतलब दिमाग में हमें ये रखना होता है जब हम काफ स्टार्टर यूज़ कर रहे हों। एक तो अर्ली रूमेन डेवलपमेंट, मैंने बताया था पिछली वीडियो में रूमेन के बारे में, जो एनिमल न्यूट्रिशन की वीडियो बनाई है डेयरी की प्लेलिस्ट में है वो वीडियो। तो रूमेन को डेवलप करने के लिए काफ स्टार्टर की नीड होती है। तो जिससे क्या होता है ना कि अर्ली शिफ्ट हम काफ को जल्दी से जल्दी एडल्ट डाइट के ऊपर शिफ्ट कर दें, क्योंकि काफ स्टार्टर वैसे तो बहुत मतलब महंगा बनता है, दूध भी काफ़ी महंगा होता है। तो इस पे हम काफ को लॉन्ग रन में नहीं रख सकते हैं, तो हमें उसे एडल्ट डाइट पे शिफ्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए रूमेन को डेवलप करने की ज़रूरत पड़ती है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात है और इसे समझना भी ज़रूरी है कि रूमेन डेवलप तो होगा, लेकिन हमें उसे एक्सेलरेट करना होता है, ताकि हम जो महंगी डाइट काफ को दे रहे हैं उससे स्विच कर जाएं सस्ती डाइट के ऊपर, विदाउट अफेक्टिंग द ग्रोथ। उसकी ग्रोथ पे या उन सब चीज़ों पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और दूसरा इसका रीज़न ये होता है कि जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं काफ के अंदर, जैसे स्काउरिंग वगैरह, डायरिया, कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हमें काफ स्टार्टर के अंदर लेने पड़ते हैं जब उसका फॉर्मुलेशन किया जाता है, ताकि डायरिया वायरिया की प्रॉब्लम ना आए। तो 2 हमारे ऑब्जेक्टिव रहते हैं काफ स्टार्टर के पीछे। इसके अलावा और भी बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन मेजर यही है। तो जो बछड़ा पैदा होता है वो 2 चीज़ें लेता है, एक तो मिल्क या मिल्क रिप्लेसर दिया जाता है और उसे दूसरा काफ स्टार्टर। काफ स्टार्टर के तौर पे लोग ग्रेन्स वगैरह भी देने लगते हैं, लेकिन जितनी जल्दी देना चाहिए उतनी जल्दी नहीं देते हैं। तो मिल्क या मिल्क रिप्लेसर का क्या काम होता है? मिल्क रिप्लेसर का काम होता है जो अर्ली ग्रोथ होती है ना, उसे सपोर्ट करना। और काफ स्टार्टर का काम क्या होता है? उसका काम होता है रूमेन के डेवलपमेंट में हेल्प करना, रूमेन को अंदर से बनाना, उसका डेवलपमेंट करना। और दूसरा क्या होता है? ग्रोथ को सपोर्ट करना। मतलब ग्रोथ तो मिल्क से हो ही रही, लेकिन उसे और सपोर्ट हम काफ स्टार्टर के थ्रू करते हैं। तो काफ स्टार्टर को या इससे जुड़ी हुई किसी भी बात को जानने से पहले या समझने से पहले हमें काफ का डाइजेस्टिव सिस्टम देखने की ज़रूरत है कि वो कैसा होता है। अगर हम यहाँ से शुरू करें तो हम देख सकते हैं कि ये मैच्योर जो गाय होती है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है।
और यहाँ पर ये काफ का डाइजेस्टिव सिस्टम दिया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि र्यूमन जो है वो काफ़ी छोटा है। उसके बाद ओमेसम है, ये छोटा सा इधर रेटिकुलम है, और एबोमेसम है। तो काफ के केस में एबोमेसम जो ट्रू स्टमक भी होता है, जिसमें असली डाइजेशन होता है, एंजाइमेटिक डाइजेशन होता है, वो काफ के केस में बहुत बड़ा है। मतलब जो सिंगल स्टमक एनिमल होते हैं, जैसे इंसान हैं या कुत्ते बिल्ली हैं, उसी तरीके से रहता है। र्यूमन काफ़ी छोटा रहता है। लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा होता है तो र्यूमन बड़ा होता चला जाता है। ये लगभग 3 से 4 महीने के काफ का र्यूमन है। तो यहाँ देख सकते हैं एबोमेसम काफ़ी छोटा हो गया है और र्यूमन बड़ा हो गया है। जो एडल्ट एनिमल होता है उसमें र्यूमन बहुत काफ़ी बड़ा हो जाता है और एबोमेसम का साइज़ बहुत छोटा हो जाता है। तो पहले और दूसरे में आप ये डिफरेंस देख सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट र्यूमन मतलब जो काफ का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें एक बात होती है कि ये ईसोफेगस होती है। मतलब ये काफ का मुंह से मतलब खाना आता है ईसोफेगस के थ्रू। ईसोफेगस का मतलब है फूड पाइप। तो ये र्यूमन के अंदर जाता है। तो जो दूध होता है ना, तो र्यूमन के अंदर एक नाली जैसी रहती है, एक पाइप जैसा रहता है, वो बंद हो जाता है। जैसे ही दूध यहाँ पे पहुँचेगा वो पाइप जैसा बंद हो जाएगा, तो दूध र्यूमन में ना गिरकर डायरेक्टली एबोमेसम में आ जाता है। अदरवाइज़ ईसोफेगस तो र्यूमन में खुल रही है, मतलब फूड पाइप र्यूमन में खुल रहा है, फिर रेटिकुलम में जाता है, ओमेसम में जाता है, फिर एबोमेसम में आता है। लेकिन कुदरत ने एक ऐसा इसका सिस्टम बनाया हुआ है कि यहाँ पर एक ग्रूव जैसा होता है। मतलब कुछ पट्टियाँ होती हैं वो बंद हो जाती हैं, पाइप जैसा स्ट्रक्चर बना लेती हैं, तो दूध डायरेक्टली एबोमेसम में आके गिरता है और यहाँ पे ये क्लॉट बन जाता है। फिर यहाँ से डाइजेस्ट होके इंटेस्टाइन से चला जाता है। तो काफ जब बॉर्न होता है तो उसका जो र्यूमन होता है बिल्कुल स्ट्राइल होता है, उसके अंदर कुछ नहीं होता। तो पहले बैक्टीरिया जो होते हैं ना, वो बर्थ के दौरान ही काफ के र्यूमन में चले जाते हैं। जो बर्थ फ्लूइड्स होते हैं उन्हीं के अंदर कुछ बैक्टीरिया रहते हैं। उसी टाइम काफ के र्यूमन के अंदर वो बैक्टीरिया चले जाते हैं और धीरे धीरे पॉपुलेट करने लगते हैं। उसके बाद एनवायरनमेंट से वो घास फूस खाता है, मिट्टी चाटता है, कुछ भी किसी भी तरीके से वो बैक्टीरिया धीरे धीरे उसके अंदर पहुंचते रहते हैं। तो जो काफ का ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब जो फुल फ्लैज रूमिनेंट में उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब उसके र्यूमन का जो डेवलपमेंट होता है, ये हमारा सबसे मेजर गोल होता है डेयरी फार्मिंग में। तो डेयरी फार्मिंग मैनेजमेंट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है काफ मैनेजमेंट, और काफ में भी हमें उसके र्यूमन को जल्दी से जल्दी बिना बीमार हुए डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफ है, इसके अंदर ये र्यूमन कितना छोटा है। इसी के बाद ये 6 हफ्ते का हुआ तो इतना बड़ा हुआ, फिर 3 से 4 महीने का जब काफ हो जाता है तो ये इतना बड़ा हो जाता है। और मैच्योर काऊ में ये काफ़ी जगह लेता है, मतलब 2/3 जो एब्डोमेन का होता है वो र्यूमन ही उसमें मतलब समाया रहता है। तो र्यूमन इतना बड़ा हो जाता है। तो इसे डेवलप करने में हमें काफ की हेल्प करनी पड़ती है थ्रू डाइट के ज़रिए से। तो ये बार बार इसी वजह से दिखा रहा हूँ कि र्यूमन का कितना, मतलब र्यूमन डेवलपमेंट का कितना रोल हमारी काफ की लाइफ में है, मतलब काफ मैनेजमेंट में है। तो कंबाइन वॉल्यूम जो होता है वो 3 से 4 लीटर होता है र्यूमन का, मतलब र्यूमन के अंदर सिर्फ 3 से 4 लीटर तक पानी आता है। और एबोमेसम जो होता है वो लगभग 60% होता है। जैसे ही ये 3 महीने का होता है तो र्यूमन काफ़ी डेवलप हो जाता है और लगभग 65% जगह ले लेता है, और इसका वॉल्यूम भी बढ़ के 20 से 30 लीटर तक हो जाता है। और एबोमेसम 60% से 20% पे रह जाता है। जब मैच्योर हो जाता है एनिमल, हीफर या गाय के अंदर मैच्योर होता है, तो र्यूमन 80% टोटल जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, स्टमक होती है, उसका 80% होता है, और एबोमेसम सिर्फ 8% रह जाता है। रेटिकुलम ओमेसम में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आता है। तो र्यूमन और एबोमेसम ही मेन मतलब जो चेंजेस आते हैं वो इनमें ही आते हैं। और इसकी टोटल जो कैपेसिटी है, अब काफ के अंदर 3 से 4 लीटर थी र्यूमन की कैपेसिटी, लेकिन यहाँ पे लगभग 250 लीटर तक इसकी कैपेसिटी हो जाती है। तो र्यूमन डेवलपमेंट हमारा मेजर गोल रहता है। अब क्योंकि काफ रूमिनेंट है, उसके अंदर 4 स्टमक होते हैं जैसे और बाकी मतलब रूमिनेंट्स के अंदर होते हैं, लेकिन काफ के अंदर फंक्शनल सिर्फ एबोमेसम होता है जैसा मोनोगैस्ट्रिक एनिमल्स के अंदर होता है। इसी वजह से काफ को सिंगल मतलब स्टमक एनिमल की तरह ट्रीट करते हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट का इसमें काफ़ी रोल रहता है।
अब यहाँ पर हम जो इसोफेजियल ग्रूव बताया था मैंने कि वो पाइप बन जाता है रूमेन के अंदर, और वो दूध जो है वो डायरेक्टली इसोफेगस से या फूड पाइप से एबोमेसम के अंदर गिरता है, रूमेन के अंदर नहीं जाता। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझ लेते हैं। दूध काफ ने पिया, वो उसके माउथ से होके, उसके मुंह से होके इसोफेगस में गया, मतलब फूड पाइप में गया। उसके बाद रूमेन के अंदर जैसे ही वो पहुंचा, वहाँ पे इसोफेजियल ग्रूव बंद हो जाता है, मतलब उसे सिग्नल जाते हैं वो बंद हो जाता है। और वो जो जैसे ही ग्रूव बंद होता है एक पाइप जैसा बन जाता है, वो पाइप डायरेक्टली एबोमेसम के अंदर दूध को पहुंचा देता है। मान लीजिए अगर वो पाइप किसी वजह से बंद ना हो पाए, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो दूध कहाँ गिरेगा? दूध गिरेगा रूमेन के अंदर, उसका स्पिलेज होगा रूमेन के अंदर। अब रूमेन के अंदर वो डाइजेस्ट नहीं होगा जैसा कि एबोमेसम में वो डाइजेस्ट होता है, क्लॉट बन जाता है। रूमेन के अंदर क्या होगा? सॉर हो जाएगा मिल्क, मतलब उसका वो सड़ने लगेगा, वहाँ पे उसकी रॉटिंग होने लगेगी। तो जो अगर सड़ने लगेगा तो वहाँ पर बैक्टीरिया पनपेंगे, और बैक्टीरिया पनपेंगे तो वो क्या करेंगे? आपका डायरिया का रीज़न बन जाते हैं वो। तो हमें ये देखना होता है कि हम जब काफ को दूध पिला रहे हैं तो वो ठीक से उसका इसोफेजियल ग्रूव बंद हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगर रूमेन के अंदर दूध जाता है किसी भी वजह से, तो वो वहाँ पर सड़ने लगता है, और सड़ेगा तो वहाँ पे डायरिया की प्रॉब्लम आती है। तो एबोमेसम के अंदर जब जाता है तो मिल्क का क्लॉट बनता है, उसके अंदर सारी चीज़ें सेपरेट हो जाती हैं, लैक्टोज, प्रोटीन्स और वो सब, और ये डाइजेस्ट होती हैं फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमाइनो एसिड वगैरह में, और काफ इन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसोफेजियल ग्रूव कैसे करके मतलब बंद होता है? ये एक रिफ्लेक्स एक्शन से बंद होता है। जैसे ही काफ के अंदर मतलब ये स्टिमुलेट होता है ना, जैसे दूध उसने पिया, तो जैसे ही दूध उसके हलक में जाएगा, उसके थ्रोट के अंदर जाएगा, तो वो जो ग्रूव होता है इसोफेजियल ग्रूव, उसे मतलब ऐसे सिग्नल भेजता है ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से कि वो ग्रूव बंद हो जाता है। तो वो एक पाइप जैसा बन जाता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, जैसे ही आप वो काफ को मतलब अगर मिल्क रिप्लेसर आप पिला रहे हैं तो उसे बॉटल से पिलाएंगे, तो जैसी बॉटल को देखेगा, या अगर उसे गाय से दूध पिला रहे हैं तो वो जैसे ही अपनी मदर को देखेगा, तो उसे देखते ही कई बार वो ग्रूव बंद होने लगता है। लेकिन उसमें मतलब उसकी वो एक तरीके से ट्रेनिंग करनी पड़ती है, टाइम का ध्यान रखना पड़ता है, स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए, और दूध को पहले पिलाना चाहिए, मतलब पहला दूध काफ को पिलाना चाहिए, बाद वाला नहीं छोड़ना चाहिए। तो वो कई सारे उसके फैक्टर्स होते हैं। तो अगर वो क्लोज़ नहीं होता है किसी वजह से, तो मिल्क के टाइम में, तो मिल्क कहाँ गिर जाता है? रूमेन के अंदर गिर जाता है, और रूमेन में सड़ने लगता है। तो ये बात एक जानने वाली है। तो मिल्क हैज़ फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम इसोफेगस, ये वही बात है जो मैंने बताई थी, एबोमेसम में आता है इसोफेगस से, बाईपासिंग द रूमेन एंड रेटिकुलम, रेटिकुलम रूमेन में नहीं जाता, थ्रू सेल्फ क्लोजिंग रूफ ऑफ द रूमेन नोन एज इसोफेजियल ग्रूव। इसोफेजियल ग्रूव जब अपनी ओपन पोजीशन में होता है तो मिल्क पासिंग फ्रॉम द इसोफेगस विल फॉल इनटू द रूमेन। अगर वो ओपन रह जाता है तो रूमेन के अंदर दूध गिर जाता है, वहाँ पे डाइजेस्टिव अपसेट करने लगता है, जिसकी वजह से काफ डायरिया होता है। तो मिल्क क्योंकि उसकी ग्रोथ के लिए चाहिए इनिशियल मंथ्स में, लेकिन उसे हमेशा तो नहीं पिलाया जा सकता ना। वो ग्रोथ तो अच्छी होती है मिल्क या मिल्क रिप्लेसर से, लेकिन उसे हम हमेशा नहीं पिला सकते हैं। तो हमें धीरे धीरे स्विच करना पड़ता है ग्रेन बेस्ड और फाइबर बेस्ड डाइट पे, जो कि बड़े एनिमल्स को खिलाई जाती है। उसके लिए रूमेन का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो वो साइड बाय साइड हमें उसे डेवलप करते रहना होता है। तो मतलब जब वो काफ दूध पी रहा है तो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। तो जब मिल्क रिप्लेसर या मिल्क पिलाते हैं तो लोग बाग ध्यान देना बंद कर देते हैं कि वो ग्रो तो कर ही रहा है ना, लेकिन अंदर से हमें ये पता नहीं चल पाता कि इसका रूमेन डेवलप हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो उसे भी साइड बाय साइड हमें डेवलप करना होता है, क्योंकि जैसे ही काफ दूध पीना छोड़ेगा तो ऐसा ना हो कि अगर उसका रूमेन डेवलप ना हुआ हो तो वो प्रॉपर डाइजेस्ट ना कर पाए, वो वाला फीड जो हम उसे देने लगे मतलब लगते हैं फाइबर है, घास फूस है या कंसनट्रेट है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो उस ग्रोथ को
रोक दे। तो अगर हम साइड बाय साइड ह्यूमन का डेवलपमेंट करते चलेंगे तो हमें वो प्रॉब्लम ग्रोथ की नहीं आती है, क्योंकि जिनका ह्यूमन अच्छे से डेवलप नहीं होता है वो हीफर्स, मतलब दूध में आप कितनी भी उनके ऊपर मेहनत कर लें, अगर उनका ह्यूमन अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है तो वो दूध में प्रॉपर नहीं आ पाती हैं। तो कंसेप्ट यहाँ पर यही है कि अर्लियर ह्यूमन डेवलपमेंट हमें करना होता है, दैट लीड्स टू अर्लियर शिफ्टिंग फ्रॉम काफ ऑफ काफ फ्रॉम मिल्क टू फाइबर बेस्ड डाइट। तो कंसेप्ट यही है कि जल्दी से जल्दी ह्यूमन डेवलप करें ताकि काफ को जल्दी से जल्दी दूध से फाइबर बेस्ड डाइट पे, जो एडल्ट डाइट होती है, उस पे शिफ्ट किया जा सके बिना ग्रोथ को और उसकी इम्यूनिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किए। अब जैसा कि हम जानते हैं कि काफ्स जो होते हैं वो हर्ड का फ्यूचर होते हैं। अच्छे जानवर बाज़ार में मिलना बहुत मुश्किल होता है, अच्छे जानवर हमें तैयार करने पड़ते हैं अपने फार्म पे। तो डेयरी जो मैनेजमेंट है या जो डेयरी बिज़नेस है उसमें काफ्स को तैयार करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है प्रॉफिटेबिलिटी का। तो इसमें काफ स्टार्टर का मतलब जो काफ्स की ग्रोथ मैनेजमेंट है, इसमें काफ स्टार्टर के क्या मतलब बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि ह्यूमन का अर्ली डेवलपमेंट हो जाता है। अर्ली डेवलपमेंट हो गया तो हम चीप फीड पर बिना ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज़ किए आसानी से स्विच कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि हम इसमें प्रिवेंटिव मेडिकेशन इस्तेमाल करते हैं ताकि काफ में डाइजेस्टिव प्रॉब्लम जैसे डायरिया वगैरह ना हो, जो कि मेन रीज़न होता है काफ मोर्टलिटी का, स्पेशली इन इंडिया। और जो दूध बचे, जब हम काफ स्टार्टर देने लगेंगे तो थोड़ा दूध बचने भी लगेगा हमारा तो उसको सेल किया जा सके, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी हमारी बढ़ती है। तो इस सब में काफ डायरिया एक मेजर इशू निकल कर आता है। जो काफ को दस्त लगते हैं तो दस्त होना एक बहुत मेजर मतलब ट्रबल है, मेजर एक हिंड्रेंस है डेयरी फार्म मैनेजमेंट में। तो इंडिया के अंदर लगभग 12.5 से लेके 30% तक काफ मोर्टलिटी होती है। तो ये एक काफ़ी बड़ी परसेंटेज है अगर देखा जाए। कई बार क्या होता है, जो ठीक से लोग मैनेज नहीं करते हैं वहाँ पर 80% तक ये मोर्टलिटी पहुँच जाती है। अब हर तरीके के जो एनिमल्स हैं उनके काफ्स की एक अलग इम्पोर्टेंस होती है। जैसे बफलो काफ्स की मतलब मेल और मेल दोनों की इम्पोर्टेंस है। मेल उसमें मीट के लिए बिक जाते हैं, फीमेल्स की भी अपनी इम्पोर्टेंस है। अगर जो लोग भैंस इस्तेमाल करते हैं या भैंसों का दूध बेचते हैं उनके लिए। दूसरा क्या होता है कि जो एग्जॉटिक काउज़ होती हैं, जैसे जिनमें सेक्स सीमेन वगैरह इस्तेमाल किया गया, महंगा सीमेन इस्तेमाल हुआ है, उनमें फ़ीमेल काव्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, बहुत प्रीशियस होती हैं। इंडिजिनस काउज़ जो हैं साहिवाल, राठी, गिर वगैरह, इनके काव्स को मतलब वैसे सेव करना लोग चाहते हैं। तो मतलब काफ की अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस है। लोग इसे फ्यूचर हर्ड बनाने के लिए हर एक तरीके के काफ की इम्पोर्टेंस रहती है। सिर्फ एग्जॉटिक जो काउज़ होती हैं एच एफ के जो मेल्स होते हैं उनकी थोड़ी वैल्यू कम होती है, तो उस पर ध्यान लोग ज़्यादा नहीं देते। अदरवाइज़ काफ की इम्पोर्टेंस काफ़ी रहती है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो हमारा मेन एम्फेसिस रहता है वो रहता है काफ स्टार्टर के ऊपर, टू सेव द काफ फ्रॉम द अननेसेसरी मोर्टलिटी ड्यू टू डायरिया। जो डायरिया की वजह से जो प्रॉब्लम आती हैं तो हम काफ स्टार्टर या मिल्क रिप्लेसर को इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि डायरिया की प्रॉब्लम से हमारा काफ ना मरे, उसकी मोर्टलिटी ना हो और वो उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छे से हो, जल्दी से जल्दी हो। तो ये एक मेजर फैक्टर रहता है, क्योंकि काफ की में होता क्या है कि मोर्टलिटी तो हाई होती है डायरिया की वजह से, लेकिन जो उसका सबसे भयानक पार्ट होता है ना डायरिया का, वो होता है एक तो कॉस्ट जो इन्वॉल्व होती है ट्रीटमेंट में, और एक जो फ्रस्ट्रेशन होता है। मतलब आप ट्रीट कर रहे हैं, आप दवाइयाँ खर्च कर रहे हैं, आपने वेटनेरियन को बुलाया या खुद ही आप फर्स्ट एड दे रहे हैं, लेकिन काफ ट्रीटमेंट करते करते ही मर जाता है। आप रात को उसे सही बंद करते हैं, सुबह उठ के देखते हैं तो बिल्कुल वो मरने वाली कंडीशन में पड़ा रहता है। तो इतनी जल्दी ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं। तो और सर्वेज़ में ये भी पता चला है कि लगभग 1/3 ऑफ दी काफ्स आर अफेक्टेड बाय स्कॉर। स्कॉर का मतलब है डायरिया या दस्त। तो
ये चीज़ें हमें पता चलती हैं कि भाई इतना ज़्यादा डायरिया का प्रॉब्लम है। तो किन किन चीज़ों में हमारा मतलब जो एनर्जी है या जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो हमारा लेबर है, वो हो जाता है अगर हम काफ की मिस हैंडलिंग करते हैं। एक तो लेबर चार्जेस बढ़ जाते हैं क्योंकि सिक काफ्स को हैंडल करने के लिए लेबर उसके लिए चाहिए। दूसरा क्या होता है, वेटनरी सर्विसेज, जो आपके यहाँ वेट या पैरावेट आता है उसे ड्रिप लगाने के लिए और उसका इलाज करने के लिए एंटीबायोटिक लगाई जाती हैं और वो काफ़ी महंगी महंगी आती हैं, है ना। कई कई दिन कोर्स चलता है तो ड्रग की कॉस्ट बहुत होती है। उसके बाद भी आधे काफ नहीं बच पाते हैं उस ट्रीटमेंट के बाद भी, और जो बच जाते हैं उनमें ग्रोथ बहुत पुअर होती है क्योंकि हम एंटीबायोटिक इतनी ज़्यादा इस्तेमाल कर चुके होते हैं। मिल्क का वेस्टेज होता है, मतलब अगर काफ ग्रो नहीं करेगा या मर जाएगा तो जो मिल्क उसने पिया, मतलब ये इकोनॉमिकली मैं एक बात बता रहा हूँ कि जो उसने मिल्क पिया तो वो भी वेस्ट हो गया। तो इसका मतलब है काफ को नहीं मरने देना चाहिए हमें। और जो ग्रोथ रिड्यूस हो जाती है और जो फ्रस्ट्रेशन होता है उसका सेल ना हो पाने का, क्योंकि जब ग्रो नहीं करेगा या वैसी कंडीशन में रहेगा तो वो उसकी इकोनॉमिक जो वैल्यू होगी वो डाउन होती चली जाएगी। और कुछ स्टडीज़ में ये भी देखने को मिला है कि जिन बछड़ों में या जिन काफ्स के अंदर कभी डायरिया हुआ होता है या दस्त लगे होते हैं तो उनमें लगभग 200 लीटर तक कम दूध मिलता है पहली लैक्टेशन में, और जिन काफ्स के अंदर निमोनिया होता है उनके अंदर लगभग 350 लीटर दूध कम होता है। और डेथ तो इसमें होती है, मतलब डेथ भी एक नुकसान ही है इसका। अब अगर आप इस पिक्चर को देखें कि जैसे डायरिया डेवलप होता है, आपने काफ को बाण में बंद किया या फार्म के अंदर बंद किया, रात को बिल्कुल अच्छी कंडीशन में वो ठीक ठाक है, एक्टिव खड़ा है, लेकिन जैसे ही आप सुबह को उसे खोलते हैं तो आपको वो इस टाइप की कंडीशन में दिखता है, बिल्कुल मॉरिबंड कंडीशन में पड़ा रहता है और ऐसा लगता है कि ये मरने वाला है। तो डायरिया अगर उसे हुआ है, मतलब होता है, तो पीछे से देखेंगे आप उसका पूरा वो सना हुआ होगा, उसमें गोबर लगा रहता है, पीछे दस्त लगे रहते हैं। तो डायरिया की वजह से तुरंत क्या होता है, वीकनेस डेवलप हो जाती है। उसका कारण होता है डिहाइड्रेशन, मतलब डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी होता है तो वीकनेस हो जाती है। तो इस वाली कंडीशन में बहुत सारे काफ हमारे मर जाते हैं और इसमें फिर ट्रीटमेंट भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहता है। तो होना ये चाहिए कि हम उसे डेवलप ही ना होने दें, ये कंडीशन ही ना आने दें, क्योंकि डायरिया एक मेजर प्रॉब्लम है जैसा मैं पहले बता चुका हूँ। तो इसमें मेन इफ़ेक्ट्स होते क्या हैं इसके, एक तो बॉडी से फ्लूइड का लॉस होता है, जो तरल होता है, जो पानी होता है वो बॉडी से लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होता है। पानी जब लॉस होता है तो उसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी बॉडी से जाते हैं, तो वीकनेस, जाहिर सी बात है वीकनेस आनी है, क्योंकि मसल हैं या हमारी नर्व्स हैं, अगर सोडियम और पोटेशियम नहीं होंगे तो वो उनके अंदर पोटेंशियल नहीं बन पाएगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होंगी। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वीकनेस का आना उसमें लाजमी है। इसके बाद एसिडोसिस होता है, ब्लड के अंदर एसिड बढ़ने लगता है, जिससे एक तो फूड डाइजेस्ट होना कम हो जाता है, दूसरा भूख भी लगनी बंद हो जाती है जब ब्लड एसिडिक हो जाता है। और चौथी चीज़ होती है सेप्टिसीमिया, जब अंदर बैक्टीरिया मरने लगते हैं, डिहाइड्रेशन होने लगता है, तो आंतों के अंदर के जो चैनल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, वो टूटने भी लगते हैं, वहाँ बैक्टीरिया कॉलोनाइज होने लगता है, तो वो बैक्टीरिया ब्लड के अंदर भी एंटर कर जाता है। वो बैक्टीरिया नहीं भी करता है तो बैक्टीरिया के जितने जो कंपोनेंट्स होते हैं वो जो डिवाइड होते टाइम में एलपीएस वगैरह निकलते हैं, वो ब्लड के अंदर टॉक्सिन्स एंटर कर जाते हैं। तो ये मतलब डायरिया के मेन इश्यूज़ होते हैं जिनकी वजह से डेथ होती है। अब अगर हम देखें अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ द टोटल फ्लूइड इन इंटेस्टाइन, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, ये फिजियोलॉजी की बात है। जो इंटेस्टाइन के अंदर, काफ की इंटेस्टाइन के अंदर 80% जो फ्लूइड होता है, जो तरल होता है, वो बॉडी से जनरेट होता है, मतलब बॉडी के अंदर से निकल के आता है, ठीक है। प्राइमरली फ्रॉम द सिक्रीशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, जो उसकी थूक की ग्रंथियाँ होती हैं उनसे लिक्विड आता है, स्टमक से आता है और इंटेस्टाइन से आता है। अभी हम देखते हैं कि ये कैसे होता है। ये हमारा काफ है,
तो ये काफ की इसोफेगस होती है, ये यहाँ पर र्यूमन है जो पीछे ब्राउन सा दिख रहा है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन है और ये रेक्टम है। इधर से फिर वो गोबर बाहर निकल जाता है। तो हमें जो यहाँ पर देखनी है चीज़, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, ये जो पर्पल कलर की दिख रही है, तो यहाँ से अगर हम इसे देखें तो अंदर से ही कैसी होती है, अंदर से ही बिल्कुल सपाट नहीं होती, बल्कि इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जैसे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं उठे हुए। इसे भी जब हम और माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं तो इसके ऊपर भी कुछ छोटे छोटे और फिंगर लाइक वो निकले रहते हैं, जिसे माइक्रोविलस कहते हैं। ये तो विलस कहलाती है, ये विलाई भी कहते हैं इसे, जो इंटेस्टाइन के ऊपर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहते हैं। और इनके ऊपर कुछ छोटे भी रहते हैं जो माइक्रोविलस कहलाते हैं, माइक्रोविलाई कहलाते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर ये खून की नलियाँ होती हैं, यहाँ पर खून जाता रहता है और इधर की तरफ डाइजेस्ट हुआ मटेरियल रहता है इंटेस्टाइन में। तो जो भी कुछ है, अमाइनो एसिड है, ग्लूकोज है, इलेक्ट्रोलाइट है, मिनरल है, कुछ भी है, वो यहाँ से पास होके यहाँ ब्लड में आते हैं। तो ये जितना होता है वो इधर रहता है और यहाँ से पास होके ये ब्लड के अंदर आता है इन्हीं सेल्स के थ्रू। तो होता क्या है, नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है कि ये हमारा ब्लड है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है और ये इंटेस्टाइन है हमारी। तो बछड़े ने मान लीजिए 1.1 लीटर पानी पिया, 1.1 लीटर उसने पानी पिया, 4 लीटर पानी ब्लड से आया इंटेस्टाइन के अंदर, तो टोटल कितना हो गया, 5.1 लीटर पानी इंटेस्टाइन के अंदर हो गया। अच्छा, इंटेस्टाइन के अंदर क्योंकि चीज़ों को सॉल्यूबलाइज करना होता है, मतलब अगर वो सॉल्यूबल फॉर्म में नहीं होंगी तो वो एब्जॉर्ब नहीं होंगी प्रॉपरली ब्लड के अंदर, तो ब्लड अपने अंदर से पानी भेजता है इंटेस्टाइन के अंदर, जो बछड़ा पी रहा है वो वाला पानी सब मिल जाता है, तो वो टोटल कितना हो जाता है, 5.1 हो जाता है। अब 5 लीटर उसमें से रीएब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब 5 लीटर दोबारा अंदर चला गया, 0.1 लीटर उसके गोबर में चला जाता है। तो ये तो नॉर्मल कंडीशन होती है। लेकिन इन्फेक्शन के दौरान क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, ये विलाई के ऊपर, माइक्रोविलाई के ऊपर जाके अटैच होने लगते हैं, इसे कहते हैं कोलोनाइजेशन। बैक्टीरिया कहाँ अटैच होते हैं, जो विलस के ऊपर लैक्टिन इनके रिसेप्टर होते हैं, तो और यहाँ पे कुछ लैक्टिन निकले रहते हैं, मतलब विलस के ऊपर, ये विलस है, यहाँ पे कुछ मतलब वो निकले रहते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स, उन्हें लैक्टिन कहा जाता है। और लैक्टिन के जो रिसेप्टर होते हैं वो बैक्टीरिया के ऊपर होते हैं, तो बैक्टीरिया उनसे आगे चिपक जाते हैं और इंटेस्टाइन के ऊपर कॉलोनाइज होने लगते हैं। ये कौन से बैक्टीरिया होते हैं, ये हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, जैसे इकोलाई है, साल्मोनेला है, या कुछ और भी हो सकता है, क्रिप्टोस्पोरिडियम है, ये सब आके इंटेस्टाइन के विलस पे चिपकने लगते हैं। जब इनका कोलोनाइजेशन हो जाता है, एक कॉलोनी सी बना लेते हैं, तो इंटेस्टाइन इरिटेट होने लगती है। तो इसे क्या सिग्नल मिलता है, इसे सिग्नल मिलता है ब्लड को, बॉडी को, कि यहाँ पर कुछ चिपक रहा है, तो इसे फ्लश करना चाहिए बॉडी को, मतलब उसका डिफेंस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है। तो उसे फ्लश करने के लिए जो पहले 4 लीटर पानी आ रहा था नॉर्मल कंडीशन में, वो 6 लीटर पानी आता है। इस उद्देश्य से आता है कि यहाँ से बैक्टीरिया को बहा के निकाल दिया जाएगा। 1 लीटर पानी तो वो पी ही रहा है, 1.1 लीटर। तो जब ये पानी आता है 1.1 लीटर और 6 लीटर उसमें से आ गया 4 लीटर की जगह, तो टोटल कितना हो गया, ये 7.1 लीटर इंटेस्टाइन के अंदर पानी हो जाता है। लेकिन एब्जॉर्ब कितना होना है, रीएब्जॉर्ब होने की एक कैपेसिटी है, वो 5 ही लीटर होना है। तो जो पहले नॉर्मल कंडीशन में 0.1 लीटर पानी फीसिस में आ रहा था, वो कितना आता है, लगभग 2.1 लीटर। तो इसी वजह से डायरिया होने लगता है, मतलब जब बैक्टीरिया आते हैं तो पहले 0.1 आ रहा था और अब 2.1 लीटर पानी फीसिस में आने लगता है। जब इतना पानी निकलेगा, 2-2 लीटर पानी ऐसे ही निकल जाएगा, तो ब्लड के अंदर पानी की कमी हो जाती है, तो डिहाइड्रेशन उससे होने लगता है। तो ये जो वजह है, इससे डायरिया होता है, इसे हमें रोकना होता है, क्योंकि जैसे ही डिहाइड्रेशन हुआ, काफ एकदम वैसी कंडीशन में चला जाता है बिल्कुल, फिर उसे मतलब 6-8 घंटे भी अगर आपने डिले कर दिया तो उसे बचाना फिर मुश्किल हो जाता है। तो ये रीज़न होता है डायरिया का। अब हम चलते हैं उसके ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ। ये हमने समझ लिया कि इसका प्रिवेंशन, डायरिया का प्रिवेंशन कितना ज़रूरी है हमारे लिए।
अब जो र्यूमन होता है उसके ऊपर, अब र्यूमन की बात हम करते हैं कि हम 3 चीज़ें देख रहे हैं। ये 3 महीने का मतलब 6 महीने के काफ्स हैं, 6 हफ्ते के काफ्स हैं ये, मतलब 6 हफ्ते का मतलब है 1.5 महीने के। तीनों काफ्स को अलग अलग तरह की डाइट दी गई और उन पे देखा गया कि र्यूमन कैसे डेवलप हुआ। सबसे पहले जो ये वाला है, इसमें हमने सिर्फ मिल्क दिया इस वाले काफ को, तो इसका र्यूमन आप देख सकते हैं कि कितना प्लेन और बिल्कुल सपाट है। इसके ऊपर कोई पैपिले हमें नहीं दिख रही है। र्यूमन पैपिला क्या होता है? प्रोजेक्शंस होते हैं छोटे छोटे, जैसे तौलिया होती है ना, र्यूमन इस तरीके का होता है, मतलब टॉवल शेप का, कि उसके ऊपर प्रोजेक्शन निकले रहते हैं। वो प्रोजेक्शन क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। अगर वो नहीं होंगे तो र्यूमन डेवलप नहीं हुआ और फिर आगे वो कुछ एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। मतलब डाइजेस्ट तो मान लो हो जाएगा, लेकिन वो एब्जॉर्ब क्या करेगा जब उसके ऊपर पैपिले ही नहीं होंगे। तो ये इस टाइप का बिल्कुल प्लेन रहता है। मिल्क और ग्रेन जिन काफ्स को दिया गया उनका र्यूमन इतना अच्छे से डेवलप हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना इसके ऊपर पैपिले दिखाई दे रहे हैं। मिल्क और हे का मतलब है जो सूखी घास वगैरह होती है, स्ट्रॉ भूसा वगैरह दिया जाता है, उसमें भी कोई ज़्यादा पैपिले डेवलप नहीं हो पाए। तो इसका मतलब ये है कि मिल्क देना है और उसके साथ साथ ग्रेन, या जिसे काफ स्टार्टर भी हम कहते हैं, वो हमें देना होता है। तो र्यूमन डेवलपमेंट कैसे होता है? तो पहले जो बैक्टीरिया होते हैं, गट के बैक्टीरिया, वो कोलोस्ट्रम ही उन्हें प्रमोट करता है, मतलब डेवलप होने के लिए। क्योंकि कोलोस्ट्रम के अंदर क्या होता है? प्रीबायोटिक होते हैं, मतलब कुछ प्रीबायोटिक प्रॉपर्टी होती हैं जो बैक्टीरिया काफ के र्यूमन में चले जाते हैं, उन्हें डेवलप करने में कोलोस्ट्रम हेल्प करता है। कोलोस्ट्रम क्या होता है? पहला दूध जो होता है गाय का। तो इसके बाद क्या होता है, मतलब तीसरे चौथे दिन से हम क्या करते हैं कि जब वो दूध पीने लगता है काफ, या तो उसे मिल्क दे रहे हैं या बॉटल से दे रहे हैं या डायरेक्टली वो मदर से सक कर रहा है, उसके बाद क्या होता है कि हमें काफ स्टार्टर देना शुरू करना होता है तीसरे या चौथे दिन से। तो यहाँ पर 2 स्ट्रेटजीज़ होती हैं। या तो आप उसे दूध ही पिलाते रहें अपने काफ को, मतलब कुछ लोग होते हैं वो दूध पिलाते रहते हैं, 8 से 10 लीटर दूध वो उसे डेली दे रहे हैं उसकी ग्रोथ के लिए। या फिर दूसरा क्या होता है, मॉडरेट मिल्क फीडिंग की जाती है, मतलब 4 से 5 लीटर दूध दिया जाता है डेली, और उसके साथ साथ काफ स्टार्टर दिया जाता है, शुरू कर दिया जाता है। लेकिन इसमें ये देखा जाता है कि उसकी ग्रोथ हैम्पर ना हो। तो एट द एंड ऑफ द 3 मंथ्स अगर हम दोनों मतलब स्ट्रेटजीज़ को देखें, तो अगर काफ स्टार्टर जिसे दिया गया और दूध को कम कर दिया गया, तो दोनों की मतलब ग्रोथ में कोई फ़र्क देखने को नहीं मिला। लेकिन क्या होता है कि जो फैट होता है दूध के अंदर, वो काफ स्टार्टर के इंटेक को डिप्रेस करता है। मतलब अगर फैट ज़्यादा होगा तो काफ स्टार्टर का इंटेक कम हो जाता है। तो इस वजह से हमें मिल्क को उसके साथ बैलेंस करना पड़ता है काफ स्टार्टर के साथ। और जब हम बैलेंस करेंगे, मान लो 180 ग्राम से ज़्यादा अगर फैट दूध से जा रहा है, तो काफ स्टार्टर का इंटेक उससे डिप्रेस होगा, कम हो जाएगा। और रिसर्च में ये भी देखा गया है कि जो काफ सिर्फ मिल्क कंज्यूम करते हैं या मिल्क प्लस हे कंज्यूम करते हैं, जैसे पिछली वाली मैंने फिगर में दिखाया था, उनमें र्यूमन डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता, उसके ऊपर पैपिले नहीं ग्रो कर पाते हैं। लेकिन जिन काफ्स को ग्रेन्स दिए जाते हैं, मतलब अनाज वगैरह दिया जाता है, काफ स्टार्टर दिया जाता है, उसके अंदर पैपिले की डेंसिटी बहुत अच्छी होती है और र्यूमन का डेवलपमेंट भी बहुत बढ़िया होता है। तो इसके लिए काफ स्टार्टर की जो प्रिपरेशन होती है उसे हमें काफ्स को देना पड़ता है, और उनकी वो रीच में होना चाहिए। फ्रेश काफ स्टार्टर होना चाहिए, पुराना मतलब दिन का होगा तो हो सकता है वो उसमें इन्फेक्शन कर दे। तो इतना ही दें, मतलब जितना वो कंज्यूम कर रहा है। और हर समय पानी भी उसके लिए साफ़ पीने का ताज़ा पानी उपलब्ध रहना चाहिए, क्योंकि 4 लीटर पानी पर 1 किलो स्टार्टर कंज्यूम किया जाता है। अगर पानी को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे या वो पानी प्रॉपर नहीं पी पाएगा, तो वो काफ स्टार्टर भी कम खाएगा, जिसकी वजह से ग्रोथ उसकी डिप्रेस हो सकती है। जैसे जैसे काफ की एज बढ़ती है, वैसे वैसे उसका इंटेक भी बढ़ता है। तो इस चीज़ के लिए केयरफुल रहना चाहिए कि उसका इंटेक या ऑब्ज़र्व करते रहना चाहिए कि अगर उसे या तो ज़्यादा की ज़रूरत तो नहीं है या कम की, या ये कम तो इंटेक नहीं कर रहा है। और वीनिंग के टाइम जब आप उसकी वीनिंग कर रहे हो, उसे दूध से बिल्कुल हटा रहे हो, तो उस टाइम काफ लगभग 2 किलो से 3 किलो स्टार्टर कंज्यूम कर रहा हो एक दिन में।
अदरवाइज़ क्या होता है ना कि हीफ़र बनने का जब टाइम आता है ना, और हीफ़र अगर अंडर वेट हुई आपकी, तो वो फिर हीट में नहीं आएगी। तो ये हमें शुरू से ही देखना पड़ता है जब वो मतलब मिल्क फीडिंग की स्टेज में होती है हीफ़र। जैसे जैसे र्यूमन मैच्योर होता है तो मैन्योर का कलर भी बदलने लगता है, जो उसका गोबर होता है उसका कलर भी बदलने लगता है, उसकी कंसिस्टेंसी भी बदलती है। तो लाइट ब्राउन से वो डार्क ब्राउन हो जाता है और उसकी कंसिस्टेंसी भी थिक होने लगती है, मतलब गोबर जो होता है उसका थिक होने लगता है। तो जितनी जल्दी काफ ग्रेन को कंज्यूम करना शुरू करता है उतनी जल्दी पैपिले की ग्रोथ भी होने लगती है। जैसे मैंने बताया, ये थिक कारपेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे तौलिया के ऊपर होता है ना, ये प्रोजेक्शन से निकले रहते हैं, तो यही क्या होते हैं, पैपिले होते हैं। ये एब्जॉर्प्शन एरिया होता है। अगर हमने ग्रेन वगैरह नहीं दिए, क्योंकि ग्रेन के अंदर क्या होता है ना, ब्यूटायरेट होता है, मतलब जब उसे डाइजेस्ट किया जाता है तो उसके अंदर से ब्यूटायरेट जनरेट होता है, और ब्यूटायरेट ह्यूमन एपिथेलियम के लिए, उसके जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्यूटायरेट ही ह्यूमन एपिथेलियम की जो सेल्स हैं उनका फ्यूल होता है, और कुछ हद तक प्रोपियोनेट। तो ये ब्यूटायरेट और प्रोपियोनेट किससे बनते हैं, ये बनते हैं ग्रेन से। खाली अगर मिल्क देंगे या हे देंगे, मतलब भूसा या सूखी घास या कुछ और भी बरसीम वगैरह हरा चारा देंगे, तो वो भी ये ब्यूटायरेट नहीं बना पाएगा। तो ब्यूटायरेट ही ज़रूरी होता है ह्यूमन के पैपिले को ग्रो कराने के लिए। अब 5 चीज़ें यहाँ पर हमने पिछला देखा कि क्या क्या इम्पोर्टेंट होती है, ह्यूमन का डेवलपमेंट किस तरीके से इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पर ये 5 बातें हैं। सबसे पहली बात है बैक्टीरिया। प्रॉपर बैक्टीरिया का मतलब जाते हैं उसके ह्यूमन के अंदर एनवायरनमेंट से, चाहे वो उसके बर्थ फ्लूइड हो या फिर मिट्टी हो या कोई और भी चीज़ हो, उसके ह्यूमन में चले जाते हैं और वो बैक्टीरिया वहाँ जाकर पनपने लगते हैं, ह्यूमन के अंदर कोलोनाइजेशन करने लगते हैं। दूसरा क्या होता है कि जब बैक्टीरिया अंदर जाएंगे तो वो ऐसे नहीं रह सकते, उन्हें फर्मेंटेशन करना होता है खुद की ग्रोथ के लिए और ह्यूमन की ग्रोथ के लिए। तो उसके लिए पानी बहुत ज़रूरी होता है। और पानी के लिए ये बात ध्यान रखें, मैंने बताया था इसोफेजियल ग्रूव जो होता है वो सिर्फ मिल्क जब वो पीता है तभी मतलब बंद होता है। अदरवाइज़ पानी जो है, पानी जो अगर पिएगा तो पानी में बंद नहीं होता है इसोफेजियल ग्रूव, तो पानी सीधा ह्यूमन में जाकर गिरता है। तो पानी बहुत ज़रूरी होता है ह्यूमन के लिए अगर वहाँ पर बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को बढ़ाना है या कोलोनाइजेशन उसका करवाना है। तो फर्मेंटेशन के लिए पानी चाहिए होता है। तीसरा क्या होता है, आउटफ्लो। जो ह्यूमन के कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती है, ह्यूमन डेवलप होता है, वैसे वैसे वो कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ते हैं। तो वो क्या करता है, ह्यूमन के कंटेंट को मिलाता रहता है एक तरीके से, तो ताकि वो पैसेज बना रहता है, निकलता रहता है वहाँ से, ह्यूमन के अंदर से डाइजेस्टिव सिस्टम में मटेरियल जाता रहता है। चौथा क्या होता है, एब्जॉर्प्टिव एबिलिटी, मतलब ह्यूमन पैपिला का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने बताया, ये काफ स्टार्टर से या ग्रेन से डेवलप होता है। अगर ये पैपिले ही नहीं होंगे ना तो कोई फीड आगे काम ही नहीं करेगा, आप कुछ भी दे देंगे वो ग्रो ही नहीं करेगा। और ऐसे केस देखे भी हैं मैंने। लोग कहते हैं कि मिल्क के ऊपर तो बहुत अच्छा इसने ग्रो किया, लेकिन मिल्क के जैसे ही हमने मिल्क छुड़वाया इसकी ग्रोथ रुक गई। क्यों रुक गई, क्योंकि वहाँ पर ह्यूमन पैपिले डेवलप ठीक से नहीं हुए थे। और ये कब होते हैं, जब काफ स्टार्टर और पानी दोनों साथ साथ दिए जाते हैं। और काफ स्टार्टर की क्वालिटी भी इम्पॉर्टेंट होती है। या तो टेक्सचर्ड दिया जाता है, मतलब कोर्स होता है, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाया जाता, या फिर पैलेट्स दी जाती हैं उसे। और ये पैलेटेबल भी होना चाहिए, मतलब स्वादिष्ट भी होना चाहिए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ का ह्यूमन पैपिले और काऊ का ह्यूमन पैपिले। तो यहाँ पर ये पैपिले कितने मतलब किस तरीके से ग्रो हुए हुए हैं, कितने क्लियर दिख रहे हैं। यहाँ पर छोटे हैं लेकिन ग्रो हो रहे हैं। तो धीरे धीरे ये बड़े होते चले जाते हैं, जितने बड़े होते हैं उतना अच्छा ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। जो VFAs बनते हैं, वोलेटाइल फैटी एसिड्स, उन्हें एब्जॉर्ब करने के लिए ये ह्यूमन पैपिले ज़रूरी होते हैं। अब काफ स्टार्टर को बनाने के लिए क्या पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने चाहिए। काफ स्टार्टर जो होता है वो पहला कंसंट्रेट होता है जो कि मिल्क फेड काफ्स को दिया जाता है। इसके अंदर जो एनर्जी होती है वो लगभग जो प्रोटीन होता है वो लगभग 18%, 16 से 20% तक रहता है। तो एवरेज 18% क्रूड प्रोटीन रहता है और लगभग 12 मेगाजूल पर केजी मेटाबोलाइजेबल एनर्जी रहती है।
इसके अलावा इसमें र्यूमेन बफर, एंजाइम, प्रोबायोटिक वगैरह मिलाए जाते हैं जिनका पॉजिटिव इफेक्ट होता है ग्रोथ के ऊपर और र्यूमेन के डेवलपमेंट के ऊपर। काफ अर्ली डेज़ में मतलब स्टार्टर जब आप उसे देना शुरू करेंगे तो वो नहीं खाएगा, मतलब आप थोड़ा थोड़ा आपको देना पड़ेगा, जैसे मुट्ठी में अपने आप हाथ में लेके उसे खिलाना पड़ेगा। उसे खुशबू को, उसकी महक होगी, उसे उसे करना चाहिए। तो शुरू में वो नहीं खाता है, थोड़ा थोड़ा ही उसे चखता है, लेकिन इससे डिस्करेज नहीं होना चाहिए। आपको रेगुलर उसे चौथे दिन से काफ स्टार्टर देना शुरू कर देना चाहिए। अच्छी क्वालिटी का डाइजेस्टिबल, पैलेटेबल, अच्छे स्वाद वाला काफ स्टार्टर आपको देना चाहिए। और इसमें ज़रूरी अहम बात यह है कि सोया डीओसी का इस्तेमाल किया जाए। मतलब और भी खलें आती हैं, ग्राउंडनट क्या कहते हैं, मस्टर्ड केक है, मतलब सरसों की खल है, बिनौले की खल है, अलसी की खल है, लेकिन मैं यहाँ पर यही रिकमेंड करूँगा चाहे कितनी भी महंगी हो, आपको सोया डीओसी ही इसमें इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके साथ साथ जौ, बारले होती है और मेज़ होती है या जई भी आती है, तो उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। तो पैलेटेबल होना, उसका स्वादिष्ट होना, काफ को अच्छा लगना एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर वो पैलेटेबल नहीं होगा और काफ नहीं खाएगा तो सारा आपकी मेहनत ख़राब हो जाएगी। तो स्लोली काफ की जो एपेटाइट है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है और उसका इम्प्रूव भी बढ़ने लगता है। जब आप उसे रेगुलर ऑफ़र करते रहेंगे तो वो उसे खाएगा ही। डेली फ्रेश फीड देना चाहिए, कल का बचा हुआ ना दें। और उसे 2 या 3 ऑफरिंग्स में आप डिवाइड भी कर सकते हैं, मतलब सुबह और शाम ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ा सुबह दे दें, थोड़ा शाम दे दें। और पैलेटेबल बनाने के लिए फ्लेक्ड राइस जैसे चिवड़ा वगैरह है वो दे सकते हैं, भून के, या सिंपली दे सकते हैं। कॉर्न फ्लेक्स आते हैं, फ्लेवर्स आते हैं कुछ, या गुड़ को मिला सकते हैं तो मीठा करने के लिए। और गुड क्वालिटी प्रोटीन देना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ सोयाबीन मील। स्टार्टर फीड शुड बी कंबाइंड विद स्ट्रॉ, इसे स्ट्रॉ के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं। जो भूसा वगैरह होता है उन्हें मिला के दिया जा सकता है। ये अल्फ़ा हे जो होती है ना, ये सबसे अच्छी रहती है, या लूसर्न भी जिसे कहते हैं। इससे सुखा के इसकी घास बना लेते हैं और ये स्टार्टर के साथ दी जाती है। या फिर जो सोयाबीन का छिलका है या दालों का छिलका है वो भी इस्तेमाल किया जाता है। तो स्ट्रॉ जो होता है वो टोटल काफ स्टार्टर का लगभग, या फाइबर कंटेंट अल्फ़ा हो या छिलका हो, ये 18% तक दिया जा सकता है। शुरू में आप थोड़ी बहुत इसबगोल की जो भूसी आती है ना, साइलम हस्क, वो भी दे सकते हैं, मतलब डेली। या तो ऊपर से उस पर छिड़क दें जो भी आप काफ स्टार्टर दे रहे हैं, या डायरेक्टली उसके मुंह में भी खिला सकते हैं 2 या 3 चम्मच। तो उससे भी थोड़ा उसमें जाके, रूमेन में जाके बैक्टीरिया को ग्रो करने में वो हेल्प कराता है। और जो रफ़े वो मतलब 22 मिलीमीटर की जो मैश है उसके थ्रू पास होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। इतना 22 मिलीमीटर तक का जो साइज़ रहता है वो सही रहता है। और पैलेट अगर बना रहे हैं तो आप 5 mm की पैलेट बनानी चाहिए आपको। अब ये एनआरसी के रिकमेंडेशन है काफ स्टार्टर के लिए। मतलब एनआरसी का मतलब है नेशनल रिसर्च काउंसिल, ये संस्था है अमेरिका की। यही सारे जो रिकमेंडेशन है एनिमल न्यूट्रिशन में यही देते हैं दुनिया भर में। तो न्यूट्रिएंट क्रूड प्रोटीन 18 से 20% रहता है, फैट 3%, एडीएफ 11.6%, एनडीएफ 12.8%, मेटाबोलाइजेबल एनर्जी 11 से 13 मेगाजूल पर केजी ड्राई मैटर तक रहती है। इसके बाद ये मिनरल के कॉम्पोजिशन है, मिनरल कितना कितना रहना चाहिए। ये ट्रेस मिनरल का है, आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, आयोडीन, कोबाल्ट, सेलेनियम। ये विटामिन के कॉम्बिनेशन है, मतलब पर केजी डाइट कितना रहना चाहिए। इसके बाद काफ स्टार्टर बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है, बारले, ओट्स, कॉर्न मतलब जौ, जई, मक्की, सोयाबीन मील, सोयाबीन की जो खल आती है वो, ग्राउंडनट केक और मोलासिस की जगह गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा डीसीपी होता है, मतलब डाई कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम और फॉस्फोरस की को पूरा करने के लिए। इसके अलावा एंटीकॉक्सीडियल डलते हैं। अब ये क्योंकि एंटीबायोटिक टाइप की चीज़ें हो गई हैं, इन्हें अब बहुत डिस्करेज किया जाता है और ये नहीं देनी चाहिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वगैरह की वजह से। और ये इतनी ना अब कारगर रही भी नहीं है, मतलब रेजिस्टेंस इनके अगेंस्ट आ गया है। इससे बहुत अच्छी चीज़ें आ गई हैं।
तो एंटीबायोटिक डाले जाते हैं, मतलब लेकिन मैं रिकमेंड इन दोनों को ही नहीं करता हूँ। बाकी इसके अलावा सिनबायोटिक्स डलते हैं, जैसे प्रोबायोटिक है, प्रीबायोटिक्स हैं, ये विटामिन्स और मिनरल्स। इसके अलावा फ्लेवर भी कुछ डाल सकते हैं ताकि उसका वो इन्हेंस हो, पैलेटेबिलिटी बढ़े। लेकिन अगर जैसे मोलासेस या गुड़ वगैरह डाल रहे हैं आप, तो फिर ये भी एक तरीके का फ्लेवर का ही काम करता है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूलेशन है, ये 2 हाई प्रोटीन के फॉर्मूलेशन और एक लो प्रोटीन का है। इसमें मक्का इस्तेमाल की है 40 किलो, ओट 28 किलो, सोया DOC 20 किलो, ये 100 किलो का कॉम्पोजिशन है। वीट ब्रान मतलब चोकर लगभग 4.25 किलो, मोलेसिस 5 किलो या गुड़, और प्रीमिक्स हम 2.75 kg इस्तेमाल करते हैं। अब जो प्रीमिक्स है ना, उसमें DCP, सॉल्ट, सोडा, विटामिन, मिनरल और प्रोबायोटिक मिलाया गया है। ये DCP 1 किलो मिलाया जाता है लगभग 100 किलो फीड में, 400 ग्राम सॉल्ट, 1 किलो सोडा। अब विटामिन, अगर विटाडिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं या ये वाला मिनरल मिक्सचर और ये प्रोबायोटिक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये 50 ग्राम और 250 ग्राम इस्तेमाल करें। ये वाला प्रोबायोटिक का मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप देख के इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। जो भी मैंने प्रॉब्लम बताए हैं ये उन सब में बहुत अच्छे से काम करता है, डायरिया को प्रिवेंट करने में बहुत हेल्प करता है। तो ये आप डालेंगे तो आपको डायरिया की प्रॉब्लम आपके यहाँ बहुत मिनिमाइज़ हो जाएगी। और ये मिनरल मिक्सचर है और ये विटामिन मिक्सचर है। अगर आप कोई और चीज़ डालें तो वो डोज़ वगैरह आप खुद उसका देख लें मार्केट से। जो मिनरल मिक्सचर आता है वो तो लगभग आपको 1 किलो डालना पड़ेगा, ये तो 50 ही ग्राम में इसका काम चल जाता है हम इस वाले मिनरल मिक्सचर का। बाकी अगर फिर ये हाई प्रोटीन का एक दूसरा भी है जिसमें जो बार्ले बेस्ड है, मतलब जिसमें जौ को इस्तेमाल किया गया है। 50 किलो जौ, 20 किलो ओट्स मतलब जई, फिर सोया DOC 18 किलो, वीट ब्रान 4.25 किलो, मोलासिस 5 किलो और प्रीमिक्स 2.25 किलो। और इस तरीके से लो प्रोटीन है ये। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं ना आप, 4 किलो सोया DOC के बदले 5 किलो ग्राउंडनट केक या मूंगफली की खल से 4 किलो सोया DOC को रिप्लेस कर सकते हैं। बाकी ओट्स को फ्लेक्स की फॉर्म में, जैसे ये ओट्स मार्केट में मिलते हैं, अगर ऐसे और कॉर्न को फ्लेक्स की फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे तो ये तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। मतलब इसे बहुत चाव से खाते भी हैं काफ्स, और इसका ग्रोथ पे भी बहुत अच्छा असर पड़ता है। अगर आप इसे अफोर्ड कर सकें या खिला सकें, कम से कम 1 महीना तो खिलाया ही जा सकता है एक अच्छा काफ डेवलप करने के लिए। और साथ साथ ये प्रीमिक्स आप इसमें मिलाते रहें। तो ये वीडियो थी काफ स्टार्टर के लिए। फिर अब कोई और वीडियो जैसे मिल्क रिप्लेसर वगैरह पे भी मैं कोई एक वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से बनाया जा सकता है। और नीचे डिटेल्स दी गई हैं डिस्क्रिप्शन में, लिंक खोलकर आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।